हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। इंडियन आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक फेयर एंड फेस्टिवल को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसका 4th पार्ट पढ़ने वाले हैं। जो हमने इससे पहले 3 इसके पार्ट पढ़े थे, 3 वीडियोस बनाई हैं इसकी, उनमें हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और जैन फेस्टिवल्स पढ़े हुए हैं। और इसके बाद जो वीडियोस आने वाली है, प्रॉबेबली 2 वीडियोस आएंगी, उनमें हम पढ़ेंगे सेक्युलर फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और हम पढ़ेंगे फेयर्स ऑफ इंडिया। ठीक है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिस्ट, सिंधी एंड पारसी फेस्टिवल्स। तो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम बुद्धिस्ट फेस्टिवल से। और जो पहला बुद्धिस्ट फेस्टिवल हम पढ़ने वाले हैं वो है बुद्धा पूर्णिमा, जिसको हम बोल सकते हैं बुद्धा जयंती भी। और हमें पता है कि जयंती का मतलब होता है बर्थ एनिवर्सरी। तो बुद्धा पूर्णिमा या बुद्धा जयंती का क्या मतलब बनेगा फिर? ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सिद्धार्थ गौतमा, या जिनको बोला जाता है गौतमा बुद्धा, क्योंकि सिद्धार्थ गौतमा जो था ये इनका बचपन का नाम था। और ये गौतम बुद्धा कौन थे? ये फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म थे। अब बुद्धा के साथ लिखा हुआ है बुद्धा पूर्णिमा, बुद्धा जयंती नहीं लिखा हुआ है। तो बुद्धा पूर्णिमा का मतलब क्या है? पूर्णिमा का मतलब आपको पता है कि पूर्णिमा का मतलब होता है पूरा चांद। तो इसके साथ क्या लिंक है इसका ये लिंक है कि इस दिन को उस दिन मनाया जाता है, बैसाख जो होता है मंथ एज पर बुद्धिस्ट कैलेंडर, उसका जो पूरा चांद का दिन होता है उस दिन इसको मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन इसको मनाया जाता है, तभी इसको बोला जाता है बुद्ध पूर्णिमा भी। और अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर या वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये तो आता है या तो अप्रैल में या मई में। इंडिया की अगर बात करें तो ये जो बुद्ध पूर्णिमा है ये ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मनाई जाती है। सिक्किम में इसको कहा जाता है सागा दावा या सागा दासा, और इसको विशाखा पूजा कहा जाता है थ्रेवाड़ा ट्रेडिशन में। मतलब क्या है इसका कि देखिए, बुद्धिज्म के 2 सेक्ट हैं, आपको पता होगा 2 मेजर सेक्ट हैं, एक महायाना, दूसरा थ्रेवाड़ा। तो ये जो थ्रेवाड़ा है इसमें इसको बोला जाता है विशाखा पूजा। समझ आ रही है आपको? नॉर्थ इंडिया में भी इसको कहीं कहीं पे मनाया जाता है। और जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है वो कौन सी हैं? यूपी में सारनाथ है और बोध गया है बिहार में। तो इस फेस्टिवल को मनाया कैसे जाता है? इसमें ऑब्वियसली रिचुअलिस्टिक प्रेयर्स की जाती हैं, पूजा की जाती है, सरमन्स को सुना जाता है। सरमन्स मतलब जो बातें बोली जाती हैं बुद्धा की लाइफ पे, उनको लोग सुनते हैं। जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो बोलते हैं और लोग सुनते हैं, उनको बोलते हैं सरमन्स। और उसके बाद बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ा जाता है, बुद्धा की इमेज को भी पूजा जाता है, और बोधि ट्री जहां पे बुद्धा बैठा करते थे, जहां पे मेडिटेट करते थे, उसकी भी पूजा की जाती है और मेडिटेशन भी इस दिन की जाती है। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि बुद्धिज्म के 2 सेक्ट हैं। एक है महायाना बुद्धिस्ट, वो क्या करते हैं? वो लार्ज प्रोसेशन, एक जुलूस, बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं जिसमें बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। उनमें से एक है गयालिंग, दूसरा है रबडुंग्स। ये जो गयालिंग होता है ये काफ़ी लंबी एक बांसुरी टाइप होती है। लेकिन जो दूसरा ट्रेडिशन है, दूसरा सेक्ट है बुद्धिज्म का, थ्रेवाड़ा ट्रेडिशन, वो लार्ज प्रोसेशन नहीं निकालते, बल्कि वो क्या करते हैं? वो प्रेयर्स वगैरह पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, और आइडल्स जो होते हैं, बुद्धा के मूर्तियां जो होती हैं बुद्धा की, उसको पूजने पे ही ज़्यादा कंसंट्रेशन रखते हैं। ठीक है। तो ये था बुद्ध पूर्णिमा। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे फेस्टिवल पे। जो नेक्स्ट बुद्धिस्ट फेस्टिवल हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है उलंबाना, जिसको गोस्ट फेस्टिवल भी बोला जाता है। लेकिन गोस्ट यहां पे मतलब भूत नहीं है, बल्कि इसको इस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है कि जो मर गए होते हैं ना, पुराने एंसेस्टर्स, दादा परदादा, उनकी जो आत्माएं होती हैं, स्पिरिट होती हैं, उनको बोला गया है यहां पे गोस्ट। अब ऐसा क्यों है वो आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल आप ये देखिए कि ये जो उलंबाना का फेस्टिवल है, इसको ज्यादातर जो 2 सेक्ट है ना बुद्धिज्म के, उनमें से एक है महायाना ट्रेडिशन या महायाना सेक्ट, वो इस फेस्टिवल को ज्यादातर मनाता है। और ये फेस्टिवल जो है ये लगभग 15 दिन चलता है पूरा। किन 15 दिनों में? जो 8वां मंथ होता है बुद्धिस्ट कैलेंडर के हिसाब से, उसके पहले दिन से लेके 15वें दिन तक ये चलता है। जो अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से देखें या वेस्टर्न कैलेंडर से देखें तो जुलाई मंथ में आता है। तो इस फेस्टिवल को मनाया क्यों जाता है? इस फेस्टिवल की स्टोरी क्या है?
हुआ क्या था कि एक मौदगल यायाना थे, एक डिसाइपल ऑफ बुद्धा, मतलब आप चेला बोल सकते हो या भक्त बोल सकते हो बुद्धा के, वो थे। उन्होंने बहुत मेडिटेशन की और उनको वहाँ पे पता चला मेडिटेशन करके कि उनकी माँ जो है वो बहुत सफ़र कर रही है, वो बहुत तकलीफ़ में है, एक नर्क में, या जिसको हम जन्नम भी बोल सकते हैं, वहाँ पे बहुत तकलीफ़ में है। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने ऑब्वियसली बुद्धा की एडवाइस ली। और बुद्धा ने क्या किया, बुद्धा ने एडवाइस किया कि आप जो फूड है वो ऑफर करो, अपने जो मरे हुए हैं उनको फूड ऑफर करो, मतलब खाने का चढ़ावा चढ़ाओ। और ये जो बुद्धा ने कहा इसमें वो सक्सेसफुल रहे और उनकी मदर जो थी वो रिलीव हो गई, उनको आराम हुआ। और मदर ही नहीं बल्कि उनके साथ बाकी जितनी भी सोल्स थी वहाँ पे, जितनी भी आत्माएं थी वहाँ पे, उनको भी आराम हुआ। तो इसी दिन को मनाने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए उलम्बाना का दिन मनाया जाता है, जिसको एंसेस्टर्स डे भी बोला जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जो पहला दिन होता है उसमें माना जाता है कि जो नर्क हैं, जो जहन्नम है, उसके गेट खोले जाते हैं और जो वहाँ पे आत्माएं हैं, गोश्त हैं, वो दुनिया में आती हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए, ठीक है, वो विजिट करती हैं। और उसके बाद जो 15th डे होता है उसको एक्चुअल में एंसेस्टर्स डे बोलते हैं। क्यों? उसमें क्या होता है कि जो फैमिलीज होती हैं जो मर गए हैं, वो उनके सेमेट्रीज जो होती हैं, सेमेट्रीज मतलब जहाँ पे दफन किया जाता है, जहाँ पे जलाया जाता है, उसको बोलते हैं सेमेट्रीज। वहाँ पे विजिट करते हैं उनके घर वाले, उनको रेस्पेक्ट करते हैं और उनको जो खाना होता है, चढ़ावा होता है, वो चढ़ाते हैं, ताकि जो वॉन्डरिंग स्पिरिट्स हैं, मतलब जो भटकती हुई आत्माएं हैं, उनको सुकून मिले, वो रिलीव हो और उनको फूड वगैरह ऑफर किया जाता है। इसलिए समझ आ गया आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फेस्टिवल पढ़ते हैं। नेक्स्ट बुद्धिस्ट फेस्टिवल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हेमिस फेस्टिवल। और हेमिस फेस्टिवल को क्यों मनाया जाता है? इस फेस्टिवल को मनाया जाता है एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्म संभावा। गुरु पद्म संभावा को गुरु रिम्पोचे भी बोला जाता है। और ये गुरु पद्म संभावा कौन थे? ऐसा माना जाता है कि ये री इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड बुद्धा थे, मतलब लॉर्ड बुद्धा जो थे वो पद्म संभावा की शक्ल में दुनिया में वापस आए थे। और इस फेस्टिवल को कहां पे मनाया जाता है? आपको पता है कि लद्दाख की जो सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है हेमिस गुम्पा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, वहां पे इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो गुरु पद्म संभावा थे, अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, लोगों को बचाने के लिए इन्होंने इविल फोर्सेस के साथ लड़ा और जीत हासिल की। तो इस दिन को उसकी खुशी में भी मनाया जाता है, टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, मतलब बुराई के ऊपर जो अच्छाई की जीत हुई है, जो गुरु पद्म संभावा की वजह से हुई है, उसको मनाने के लिए भी इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल की जो मेन अट्रैक्शन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो क्या है? चम डांस। वो क्या होता है? मास्क पहन के जो लामाज डांस करते हैं उसको बोलता है चम डांस। आप फोटो में भी देख सकते हैं। और जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं वो ट्रेडिशनल म्यूजिक बजाते हैं जिस पे चम डांस किया जाता है। और उसमें बहुत से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, जैसे सिंबल है, लार्ज पेन ड्रम्स होते हैं, स्मॉल ट्रम्पेट्स होती हैं और लार्ज साइज विंड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो बजाए जाते हैं और ये डांस किया जाता है। अगला बुद्धिस्ट फेस्टिवल है लोसर। और लोसर क्या है? जो तिब्बतन न्यू ईयर होता है। तिब्बत आपको पता है, तिब्बत है चाइना का ऑटोनॉमस रीजन। उसका जो लोकल कैलेंडर है उसके हिसाब से जो नए साल की सेलिब्रेशन होती है उस दिन मनाया जाता है लोसर, उसको बोला जाता है लोसर। लो का मतलब होता है तिब्बतन लैंग्वेज में न्यू और सर का मतलब होता है ईयर। तो लोसर का मतलब नया साल। और इस दिन को कब मनाया जाएगा? ऑब्वियसली इस दिन को मनाया जाएगा पहला दिन जो होगा पहले मंथ का, नए साल का, उस दिन इसको मनाया जाएगा। और ये डिपेंड करता है चांद के दिखने पे, ठीक है। और ये जो फेस्टिवल है ये लगभग 3 दिन चलता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में इसको काफ़ी एक्सटेंट तक मनाया जाता है। लद्दाख में भी मनाया जाता है लेकिन काफ़ी लिमिटेड एक्सटेंट में लद्दाख में इसको मनाया जाता है। इसको कैसे मनाया जाता है? जो बुद्धिस्ट होते हैं वो इस दिन पूजा करते हैं, प्रेयर्स करते हैं और फीस्टिंग होती है। मतलब क्या है कि अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं उनको किया जाता है। ट्रेडिशनल डांस जैसे हमने पीछे भी देखा, चम वगैरह, वो भी हो सकता है इन फेस्टिवल्स पे। फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं इस फेस्टिवल पे, ठीक है। ये नए साल का फेस्टिवल होता है लोसर।
समझ आ गया आपको? तो यहां तक थे बुद्धिस्ट फेस्टिवल। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे सिंधी फेस्टिवल्स। अब पढ़ेंगे हम सिंधी फेस्टिवल्स, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंधी लोग हैं कौन। देखिए, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में एक रीजन है सिंध के नाम से, और वहां पे जो लोग रहते हैं और सिंधी लैंग्वेज बोलते हैं उनको बोला जाएगा सिंधी ऑब्वियसली। लेकिन वहां पे जो हिंदूज थे वो 1947 की पार्टीशन के बाद इंडिया चले आए, तो उन्हीं को बोला जाता है सिंधी हिंदू कम्युनिटी। ठीक है, तो उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल होता है वो है चालीहो साहिब। चालीहो का मतलब है 40। तो चालीहो क्या है? चालीहो साहिब कौन सा फेस्टिवल है? ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो पूरे 40 दिन चलता है, तभी इसको चालीहो बोला जाता है। और ये आता कब है? ये आता है जुलाई अगस्त में, अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें। और इसमें क्या करते हैं, इसमें जो सिंधी लोग हैं वो पूरे 40 दिन फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, रोज़ा रखते हैं। और वो क्या करते हैं, रोज़ा रख के वो क्या चाहते हैं, फास्ट रख के वो क्या चाहते हैं कि जो वो गॉड झूलेलाल है, जो उनके मेन डाइटी हैं, जो उनके मेन भगवान हैं, उनको खुश किया जाए। तो इस चालीहो साहिब की जो स्टोरी है वो क्या है? देखिए, सिंध में जब अभी इंडिया और पाकिस्तान ऑब्वियसली जो पार्टीशन नहीं हुई थी, उससे काफ़ी पहले क्या हुआ कि वहाँ पे एक रूलर था मिर्ग शाह के नाम से, जिसने हिंदूज़ को परसिक्यूट किया था। और उसने कहा था, मतलब धमकी दी थी कि जो उसकी बात नहीं मानेगा उसको वो मार डालेगा, जो हिंदू उसकी बात नहीं मानेगा उसको वो मार डालेगा। तो हिंदू ने क्या किया, हिंदू ने जो वरुण देवता हैं, जो गॉड ऑफ वाटर जिनको हिंदुज़म में माना जाता है, उनकी पूजा करना स्टार्ट कर दी, उनसे प्रार्थना करना स्टार्ट कर दी। और लगभग 40 दिन की प्रार्थना के बाद जो वरुण देवता थे उन्होंने उनकी वर्शिप को आंसर किया झूलेलाल की शक्ल में। मतलब क्या है, वरुण देवता जो थे वो रीइंकारनेट हो गए झूलेलाल की शक्ल में, और फिर उन्होंने जो सिंधी लोग थे, सिंधी हिंदू थे, उनको उस टायरेंट से बचाया। तब भी ये 40 दिन मनाए जाते हैं एज चालीहो साहिब, ताकि झूलेलाल को खुश किया जाए, उनकी प्रार्थना की जाए, उनकी पूजा की जाए। तो इस फेस्टिवल में क्या होता है कि इस फेस्टिवल में ऑब्वियसली आपने सुना कि फास्ट रखे जाते हैं, और उसके बाद भी बहुत सी कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो सिंधी हिंदूज को फॉलो करने पड़ते हैं जो फास्ट रखते हैं। जैसे क्या है कि लेदर का कोई भी चीज़ नहीं पहननी है, जैसे बेल्ट वगैरह, वॉलेट वगैरह अपने पास नहीं रखना है। उसके बाद खाना जो है वो काफ़ी सिंपल खाना है, ऑयल फ्री खाना होना चाहिए, फ्राई नहीं होना चाहिए। उसके बाद नॉन वेजिटेरियन जो है वो अवॉइड करना है। अगर सोना है आपने तो बेड पे आप नहीं सो सकते, और आपने जो बाल हैं अपने वो भी नहीं काटने हैं, शेव भी नहीं करनी है। बहुत इसके बाद भी कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं इस चालीहो साहिब के जो 40 दिन हैं उनमें। ठीक है, अगला सिंधी त्यौहार है छेती चांद। छेती क्या मतलब है? छेती है छेत, मतलब जो सिंधी कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना है, जिसको हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हम चैत्रा भी बोल सकते हैं। तो वो हो गया छेत। चांद का मतलब है मून, तो मून ऑफ छेत। ठीक है, तो ये जो फेस्टिवल है इसको मनाया जाता है एज सेलिब्रेशन ऑफ सिंधी न्यू ईयर, जो कब आता है, जो पहले दिन आता है, जो पहला मंथ होता है छेत या छेत्रा सिंधी कैलेंडर के हिसाब से, उसमें इसको मनाया जाता है। वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से मार्च या अप्रैल में। लेकिन इसको एक और स्पेशल ओकेजन के लिए मनाया जाता है, वो क्या है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ झूलेलाल। जो हमने ऊपर पढ़ा, झूलेलाल जो थे वो इनके मेन डायटी हैं, सिंधी हिंदूज जो हैं उनके मेन डायटी, उनके मेन भगवान जो हैं वो हैं झूलेलाल। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे भी इसको मनाया जाता है। तो इसको कैसे मनाया जाता है? इसमें क्या होता है कि जो सिंधीज हैं वो एक चीज़ होती है बराना साहिब, जो रिप्रेजेंट करती है झूलेलाल को। वो जो नज़दीक उनका दरिया या लेक होती है उसमें ले जाते हैं। अब ये बराना साहिब क्या होता है? बराना साहिब में बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हैं। जोत जिसको ऑयल लैम्प बोलते हैं, मिश्री जो शुगर होता है, क्रिस्टलाइज्ड शुगर है ना। उसके बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रूट्स होते हैं, अख होती है। अखा जो होता है ये एक स्वीट होता है, मिठाई होती है जो राइस घी वगैरह को मिला के बनाई जाती है, और इसमें मूर्ति ऑफ झूलेलाल भी होती है। समझ आ गया आपको? तो दो ही थे सिंधी फेस्टिवल्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पारसी फेस्टिवल्स।
तो अब हम पढ़ेंगे पारसी फेस्टिवल्स, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पारसी कम्युनिटी कौन है, पारसी लोग कौन है। देखिए, ईरान जिसको पहले पर्शिया बोला जाता था, उसका एक बहुत पुराना रिलीजन है जिसको बोला जाता है ज़ोरास्ट्रियनिज्म। तो उसके फॉलोअर जो हैं उनको बोला जाता है ज़ोरास्ट्रियन। ज़ोरास्ट्रियनिज्म को जो फाउंडर थे वो थे प्रॉफिट ज़ोरास्टर, और जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म का मेन डाइटी है, जो भगवान है, उसको बोला जाता है अहूरा मज़दा। तो मैंने पहले ही कहा कि ज़ोरास्ट्रियनिज्म को फॉलो करने वाले ज़ोरास्ट्रियन उनको बोला जाता है। तो जब ईरान पे, पर्शिया पे मुस्लिम्स का कब्जा हुआ तो वहां से कुछ ज़ोरास्ट्रियन निकल के इंडिया आए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत जगहों पे बस गए, लेकिन ज़्यादातर इंडिया में बस गए। तो उन्हीं को बोला जाता है पारसी, और उन्हीं के फेस्टिवल्स अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है पारसियों का वो क्या है? वो है नवरोज। आपने भी सुना होगा नवरोज। नव का मतलब होता है नया, रोज का मतलब होता है दिन, तो नया दिन। नवरोज क्या होता है? नवरोज होता है द सेलिब्रेशन ऑफ पारसी न्यू ईयर। जो पारसी नया साल होता है उसकी सेलिब्रेशन को बोला जाता है नवरोज। और ये कब आता है? ये आता है फर्स्ट डे ऑफ फरवरदीन। जो फरवरदीन इनका पहला महीना होता है उसमें यह आता है। और वो पहला दिन कब होता है? वो आता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स के दिन। स्प्रिंग इक्विनॉक्स का मतलब क्या है? मैंने पिछली वीडियोस में बहुत बार समझाया है, फिर से एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूं कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स वो दिन होता है जिस दिन स्प्रिंग में, मतलब मार्च में, ना रात बड़ी होती है ना दिन बड़ा होता है, मतलब दोनों बराबर होते हैं, रात भी और दिन भी दोनों इक्वल होते हैं। उसको बोला जाता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और वो कब आता है? वो आता है या तो 21 मार्च को, या तो कभी कभी 22 को, कभी कभी 20 मार्च को, लेकिन ज्यादातर 21 मार्च को ही आता है। तो इसका मतलब क्या है कि पहला दिन, फरवरदीन का पहला दिन, पारसी नए साल का पहला दिन कब आता है? 21 मार्च को, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स। ठीक है, इस दिन इसको मनाया जाता है, नवरोज को मनाया जाता है। लेकिन यहां पे एक और बात देखने की है कि पूरी दुनिया में तो 21 मार्च को मनाया जाता है नवरोज, लेकिन इंडिया में नवरोज जो है वो 2 बार मनाया जाता है, अगस्त में भी मनाया जाता है। उसकी वजह क्या है कि ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो है उसके बहुत से कैलेंडर्स हैं, मतलब जो फॉलोअर्स हैं उनके, वो बहुत से कैलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं। ईरान में किया जाता है फसली कैलेंडर ज़्यादातर इस्तेमाल, इंडिया में किया जाता है शहनशाही कैलेंडर इस्तेमाल। तो फसली कैलेंडर के हिसाब से 21 मार्च को, और शहनशाही कैलेंडर के हिसाब से जो इंडिया के पारसी इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से अगस्त में भी नवरोज आता है। तो इंडिया के जो पारसी हैं वो इस फेस्टिवल को 2 बार मनाते हैं। समझ आ गया आपको? इस दिन को कैसे मनाया जाता है? इस दिन को पारसी जो हैं वो अच्छी सेहत के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए दुआ करते हैं, और अपने घरों को और अपने दिलों को भी साफ करते हैं। घरों को अननेसेसरी आइटम से साफ करते हैं, और जो दिल होते हैं उनमें जो अननेसेसरी थॉट्स होते हैं उनको साफ करते हैं। जो पारसी होते हैं वो ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं, मतलब जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है उसको पहनते हैं, और अपने घरों को लाइटों से सजाते हैं, रंगोली से सजाते हैं, और बहुत से टेस्टी खाने भी बनाए जाते हैं। और इसका एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो अगेरी होता है। अगेरी मतलब जो इनके फायर टेम्पल्स होते हैं उनमें ये विजिट करते हैं, वहाँ पे फ्रूट्स ऑफर करते हैं, सैंडलवुड ऑफर करते हैं, मिल्क वगैरह, फूल वगैरह ऑफर करते हैं। उसके बाद कुछ और पारसी फेस्टिवल, छोटे छोटे पारसी फेस्टिवल जो हैं वो क्या हैं? एक है खौरदोद साल। ये क्या है? जो मैंने आपको कहा कि फाउंडर ऑफ ज़ोरास्ट्रियनिज्म वो कौन थे? प्रॉफिट ज़ोरास्टर। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इसको मनाया जाता है। और उसके बाद है ज़रतोश्त नो दिसो। ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है, ये फारसी लैंग्वेज है तो इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैंने ट्राई किया है तो आप देख सकते हैं। ये जो दिन होता है ये किस लिए मनाया जाता है? ये होती है डेथ एनिवर्सरी ऑफ प्रॉफिट ज़ोरास्टर। तो ये थे पारसी फेस्टिवल। पारसी फेस्टिवल भी इतने ही थे। अब इस स्लाइड पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस का कंटेंट पसंद आता है और आप ये कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितनी भी आज तक हमने वीडियोस बनाई हैं और जितनी भी एग्जाम तक बनाएंगे उनका कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, लेकिन आपको 359 रुपीज़ की छोटी सी कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस स्लाइड पे आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी मिलेंगे।
वीडियो को एंड करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।